इमेजिन करिए एक टनल जो समुंदर के नीचे दो देशों को जोड़ता है, जिनकी एक लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, जापान और साउथ कोरिया। ये एक रियल प्रपोजल है जो कई सालों से अंडर कंसिडरेशन रहा है। आइडिया जितना बोल्ड है उतना ही बफलिंग है। एक अंडर सी टनल बनाना जो 128 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो और दुनिया के एक वॉलेटाइल मरीन एनवायरनमेंट से गुजरता हो। ऐसा प्रोजेक्ट दो एशिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स को जोड़ेगा और रीजनल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और टूरिज्म को ड्रामेटिकली रिशेप करेगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये एरिया सेस्मिक इंस्टेबिलिटी के लिए नोटोरियस है और जापान और साउथ कोरिया के बीच पॉलिटिकल वाटर्स भी उतने ही कीमती है, जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंस और मॉडर्न डे राइवलरी से भरे हैं। तो आज के दिन में इसको कंसीडर क्यों किया जा रहा है? चलिए हम इस ऑडेसियस जापान टू साउथ कोरिया मेगा प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो इमेंस इंजीनियरिंग चैलेंजेस, पोटेंशियल बेनिफिट्स और उसके आसपास जियोपॉलिटिकल क्वागमायर है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जापान और साउथ कोरिया को जोड़ने वाला अंडरसी टनल का आइडिया 20th सेंचुरी से है। 1930s में इंपीरियल जापान ने अपने कॉलोनीज इंक्लूडिंग कोरिया को फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए एक टनल बनाने का प्लान बनाया था और अपने अलाई जर्मनी और यूरोप को मेनलैंड एशिया के थ्रू कनेक्ट करने का भी था। 1941 में जियोलॉजिकल सर्वेस की गई थी और 1942 तक जापान के प्लान्स कंप्लीट हो गए थे। लेकिन 1944 तक जापान पैसिफिक वॉर के डिफेंस पे था और उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही थी, इसलिए टनल के प्लान्स अबैंडन कर दिए गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई नए प्रपोजल्स एक्सप्लोर किए गए। पहली सीरियस डिस्कशन 1980s में हुई थी। दोनों कंट्रीज की ग्रोथ और इकोनॉमिक डायनेमिज्म और ईस्ट एशिया में रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चैनल टनल जैसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के सक्सेस से इंस्पायर्ड थी। इस कॉन्टेक्स्ट में कोरिया जापान फ्रेंडशिप टनल का प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया था। बुसान और फुकुओका के बीच टनल का प्रपोजल जो 4 स्टेयर आइलैंड से गुजरेगा। ये टनल फिर सानो शिनकानसेन और कोरेल से कनेक्ट होता, जिससे टोक्यो और सोल के बीच हाई स्पीड ट्रैवल मुमकिन होता। लेकिन ये आइडिया कभी सब्सटेंशियल ट्रैक्शन नहीं ले पाया, लार्जली ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ द पीरियड, हाई प्रोजेक्टेड कॉस्ट और दो नेशंस के बीच पॉलिटिकल टेंशन। रिसेंटली ईयर्स में ये आइडिया कभी कभी दोबारा सरफेस हुआ है, अक्सर दो पावरफुल इकोनॉमीज को लिंक करने के इकोनॉमिक पोटेंशियल की वजह से। आखिरकार अर्ली 20s में टनल के लिए 3 नए रूट्स इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे ज़्यादा फेवर्ड प्रपोजल वो था जो बुसान पर ख़त्म होता था। इसमें करात्सू से एके आइलैंड तक एक ब्रिज इंक्लूड होता और फिर 60 किलोमीटर लंबा टनल सुसीमा आइलैंड तक ट्रैवर्स करता, जिसके बाद लैंड रूट्स आइलैंड के अक्रॉस और 68 किलोमीटर लंबा टनल बुसान तक जाता। टनल्स के 2 पॉसिबल डिज़ाइंस थे। पहला डिज़ाइन जो स्मॉलर रेल टनल्स का होता, जिसमें सर्विस और मेंटेनेंस टनल बीच में होता, जैसे चैनल टनल यूके और फ्रांस के बीच। दूसरा डिज़ाइन एक सिंगल मैसिव टनल का होता, जिसमें रेल्स और हाईवेज दोनों होते। प्रपोजल का सबसे मुश्किल एस्पेक्ट उसका शेयर स्केल है। ये टनल कोरिया स्ट्रेट को स्पैन करेगा, जो नैरो सी पैसेज है जो जापान और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। हर साइड पर बुसान और फुकुओका है। कोरिया स्ट्रेट न सिर्फ इन अर्बन सेंटर्स को सेपरेट करता है, बल्कि पूरे जापान को मेनलैंड एशिया से अलग करता है। कोरिया स्ट्रेट की गहराई 200 मीटर से ज़्यादा है और इसके बीच में 2 लार्ज और कन्वीनियंटली लोकेटेड आइलैंड्स भी हैं। टनल की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 128 किलोमीटर होगी, जो चैनल टनल से 50 किलोमीटर ज़्यादा होगी। इस रीजन का सी बेड भी सेस्मिकली एक्टिव है, जो अर्थक्वेक्स, सुनामीज और अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी का रिस्क बढ़ाता है, जो कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्रिएट करता है। ऐसे नेचुरल फोर्स को विथस्टैंड करने वाला टनल कंस्ट्रक्ट करना कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इमेंस इन्वेस्टमेंट और एक्सटेंसिव सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत पैदा करेगा। बेस्ट सर्कमस्टेंसेस में भी ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में डेकेड्स लगा सकता है और अपनी इनिशियल कॉस्ट प्रोजेक्शन $170 बिलियन तक एस्टिमेट किया गया है। डिस्पाइट दिस, ये प्रूव हो चुका है कि टनल फिजिकली फिजिबल है। कोरिया स्ट्रेट की मैक्सिमम डेप्थ सिर्फ 227 मीटर है और टनल्स लोअर डेप्थ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ना सिर्फ ये टनल फिजिबल है, बल्कि जापान और साउथ कोरिया के पास ऑलरेडी मेगा प्रोजेक्ट्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर ये टनल बनाया गया तो ये टनल ह्यूमन अकॉम्प्लिशमेंट का एक असली मार्वल होगा। जापान साउथ कोरिया टनल के प्रोमिनेंस
ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ला सकता है। जापान के लिए टनल का मेन एडवांटेज होगा मेनलैंड एशिया और बियॉन्ड के साथ कनेक्ट होना। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो टनल्स जापान और साउथ कोरिया के बीच क्लोजर ट्रेड टाइज को फोस्टर कर सकते हैं, जो एशिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं। टनल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकता है, जो दो कंट्रीज के बीच ट्रैवल कर रहे हैं, रीजनल सप्लाई चेन्स को इन्हेंस करते हुए और पोटेंशियली ग्रेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ला सकता है। इसके अलावा टनल टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एयर ट्रैवल का कन्वीनियंट और लो कॉस्ट अल्टरनेटिव दे सकता है। हर साल मिलियंस ऑफ साउथ कोरियंस जापान ट्रैवल करते हैं। हाई स्पीड रेल कनेक्शन टनल के थ्रू ट्रैवल के टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, जिससे शॉर्ट ट्रिप्स दोनों कंट्रीज के बीच और ज़्यादा फीजिबल और अपीलिंग हो सकते हैं। एक वाइडर रेंज ऑफ ट्रैवलर्स के लिए ये टनल बोसो हाईवे को भी कंस्ट्रक्ट करने का मौका देगा, जो शंघाई, तियाजिन, बीजिंग, सोल, ओसाका और टोक्यो जैसे मेगा सिटीज को कनेक्ट करने का प्रपोजल है। इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो टनल कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये एयर ट्रैवल के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है। हाई स्पीड ट्रेन्स एयरप्लेन्स से काफ़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं और टनल्स दोनों कंट्रीज के क्लाइमेट गोल मीट करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कल्चरली टनल जापान और साउथ कोरिया के बीच पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को इन्हेंस कर सकता है, जो हिस्टोरिकली फ्रॉड रिलेशनशिप रखते हैं। साउथ कोरियन और जापानीज यूनिटी को बढ़ाकर ये चैनल चाइना के ग्रोथ इन्फ्लुएंस को रीजन में ब्लंट करने में मदद कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली कोरिया जापान टनल को काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहले तो जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस आइडियल से काफ़ी दूर हैं, जबकि दोनों नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइड हैं। उनके टाइज न्यूमरस हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्ट्रेंडेड है। जापान का कोरिया में इन्वेजन का हिस्ट्री है, जो 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 1910 से 1945 तक। कई कोरियंस के लिए कोरिया का कॉलोनाइजेशन एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए काफ़ी कोरियंस ऐसे प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं। कुछ कोरियंस का ये भी मानना है कि ये प्रोजेक्ट मेनली जापान को बेनिफिट करेगा, जो अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, और साउथ कोरिया को ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं देगा। उसके बाद कुछ लॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। जापान और साउथ कोरिया अलग रेल गॉज यूज़ करते हैं और अपोजिट साइड ऑफ द रोड ड्राइव करते हैं। अगर टनल साउथ कोरिया के रेलवे को कनेक्ट करने के लिए बनानी हो तो उसे नॉर्थ कोरिया से गुजरना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया अभी भी साउथ कोरिया के साथ जंग की हालत में है। एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया को बाईपास करके साउथ कोरिया से वेहे चाइना तक टनल बनाई जाए, लेकिन ये रूट और भी लंबा और कॉस्टली होगा, जो पूरे एंडोवर को इकोनॉमिकली अनफीजिबल बना सकता है। प्रोपोज जापान कोरिया टनल का एक इमेंस प्राइस टैग है। एस्टिमेटेड कॉस्ट $170 बिलियन है, जो चैनल टनल जो यूके और फ्रांस को कनेक्ट करता है उससे ज़्यादा है। ऐसे मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ एक मेन कंसर्न ये भी है कि टनल का अंडर यूटिलाइजेशन हो सकता है। जबकि जापान और साउथ कोरिया दोनों ही इकोनॉमिक पावर्स हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड और ट्रैवल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि टनल फाइनेंशियली वायबल हो। और रिसेंट डेकेड्स में लो कॉस्ट एयर ट्रैवल का राइज हुआ है, जिससे जापान और साउथ कोरिया के बीच लोगों के लिए फ्लाइंग और भी ईजियर और चीपर हो गई है। अगर टनल एक सिग्निफिकेंटली फास्टर और कन्वीनियंट अल्टरनेटिव नहीं दे सकता तो ये इस्टेब्लिश्ड एयर रूट्स के साथ कम्पीट करने में स्ट्रगल कर सकता है। आखिर में, जबकि टनल कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स दे सकता है, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड भी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्क हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का मेजर इम्पैक्ट मरीन एनवायरनमेंट पे हो सकता है। यहाँ सेस्मिक एक्टिविटी का भी इशू है। कोरिया स्ट्रेट कई टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन के पास है, जो अर्थक्वेक और सुनामीज का रिस्क बढ़ाता है। अगर कोई मेजर सेस्मिक इवेंट होता है तो ये टनल को कैटास्ट्रॉफिक डैमेज पहुंचा सकता है, जो ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट के लिए सीरियस रिस्क होगा। इन चैलेंजेस के वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाया। 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, दोनों जापानीज और कोरियन गवर्नमेंट्स ने इस आइडिया को एंथुसियास्टिकली एक्सेप्ट किया था और इसे जॉब और इकोनॉमिक रिकवरी का पोटेंशियल सोर्स माना था। आज भी टनल के अराउंड डिस्कशन कंटिन्यू हो रही है, जैसे जैसे दुनिया पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इवॉल्व कर रही है। शायद एक दिन ये प्रोजेक्ट ज़्यादा सेंस बनाए। और आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।